हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी टेट सुपर टेट 2021 के लिए मैथ्स गणित के लिए प्रैक्टिस सेट्स यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। और यूपी टेट और सुपर टेट के लिए जो सिलेबस होता है आप सभी को पता है कि अराउंड सेम होता है। थोड़ा सा लेवल जो है टफ और कह सकते हैं थोड़ा सा लेवल अच्छा होता है सुपर टेट के लिए। तो आगामी चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, ऑलरेडी आप टेट पास हो, या फिर आप यूपी टेट देने वाले हो उसके बाद सुपर टेट देने वाले हो, दोनों ही प्रकार के कैंडिडेट्स के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डेली आपको प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और मैथ्स के लिए आपको मैक्सिमम 25 से 30 सेट में टोटल अवेलेबल करवा दूंगा। इसे आप ज़रूर अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी और चीज़ें होंगी उसमें रिलेटेड वो भी आपको बता दी जाएंगी, बिल्कुल आपको इजी मेथड से। और जिनको लगता है कि हम मैथमेटिक्स नहीं कर पाते हैं यूपी टेट या सुपर टेट में, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो अब इसके बाद आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो को सभी लोग लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और साथ में सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा शिक्षक भर्ती का ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी जा करके आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं। केवल मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिया है, लेकिन इसी 5 क्वेश्चन के अंदर आपको कई सारे क्वेश्चंस और बताए जाएंगे। वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हर बार के एग्जाम्स में, चाहे यूपी टेट हो या फिर सुपर टेट हो, वहाँ पर पूछ लिया जाता है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो सम भी हो और भाज्य हो, क्या सभी क्या सभी अभाज्य संख्याएं सम संख्या होती हैं, या कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं होती है, कोई भी भाज्य संख्या सम संख्या नहीं होती है। इस तरह से घुमा फिरा के कम से कम 20 प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। तो क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब आप में से अधिकांश लोगों ने, मुझे लग रहा है, करेक्ट आंसर दे दिया हो। जिन लोगों ने आंसर ये वाला बताया हो फर्स्ट, तो ये आंसर पूरी तरह से गलत है। आप यहीं पर ध्यान दे लीजिए, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो आपका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए तो आपका करेक्ट आंसर होगा 4। ऐसी अभाज्य संख्या जो कि सम है, या कह सकते हैं एकमात्र 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि सभी अभाज्य संख्याएं या कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं होता है, तो गलत हो जाएगा। 2 है, 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं कोई भी सम संख्या नहीं होती, सभी विषम होती हैं। ठीक है, तो टोटल 4 प्रकार के प्रश्न बन गए यहाँ पर। और अभी आगे देखिए, आपसे जो है सीधे सीधे पूर्ण संख्या वाला क्वेश्चन पूछ देगा, प्राकृतिक संख्या वाला क्वेश्चन पूछ देगा। तो 1 2 3 इस तरह से आगे बढ़ते जाइए अनंत तक, इन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसी में आप 0 को शामिल कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या में, तो ये बन जाता है आपका पूर्ण संख्या, यानी प्राकृतिक प्लस शून्य को मिला करके पूर्ण संख्या। तो क्वेश्चन भैया घुमा फिरा करके कैसे भी पूछा जा सकता है, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। पूर्णांक संख्या पूछेगा तो पूर्णांक संख्या में आपका 0 भी आएगा, 1 2 3, इसके बाद -1 -2, इधर आप चले जाइए। इन्हें बोलते हैं पूर्णांक। ये हो गया धन पूर्णांक, ये शून्य पूर्णांक, और यहाँ से लेकर के ये माइनस पूर्णांक या ऋण पूर्णांक संख्याएं। फिर देखिए आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाता है सीधे सीधे कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये क्या हो गया आपका प्राकृतिक संख्या, ये पूरा लेकर के क्या हो गया पूर्ण संख्या, और इस पूरे को मिला देंगे तो हो जाएगा आपका पूर्णांक संख्या। फिर देखिए यहीं पर जो करड़ी वाली संख्याएं होती हैं, जैसे करड़ी में 3, अब करड़ी में 4 लिख देगा तो इसे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि करड़ी में 4 ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी जहाँ पर करड़ी को हम हल नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, करड़ी में 5 हो गया, तो इन संख्याओं को बोलते हैं अपरिमेय। इनके अलावा शेष जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको बोलते हैं परिमेय, जैसे 1 2 3। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि 3 है, 3/2 तो है नहीं। जैसे हम अक्सर क्या सोचते हैं परिमेय संख्या को कि भिन्न के रूप में होना चाहिए, जरूरी नहीं है। अभी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया 1/2 करड़ी में 2, ये तो भिन्न के रूप में है लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
तो जैसे 5 है तो हम 5/1 मान सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को आपने डिफाइन कर लिया, उनके अलावा सभी संख्याएं परिमेय होती हैं। फिर देखिए कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे -5, इनको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। ये संख्या डिफाइंड ही नहीं है, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित बोलते हैं, या इसको बोलते हैं अकाल्पनिक। अकाल्पनिक, ठीक है। इनको छोड़ करके जितनी भी संख्याएं होंगी, यानी उसमें परिमेय आ गई, अपरिमेय आ गई, प्राकृतिक, पूर्णांक, पूर्ण, जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी को बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। तो बेसिकली संख्या आपका दो प्रकार की, वास्तविक और सॉरी यहाँ पर कुछ गलत हो गया ना, अकाल्पनिक क्या होता है, काल्पनिक होना चाहिए ना, ठीक 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 है। तो काल्पनिक हो गई संख्या आपकी, दूसरी हो गई वास्तविक। वास्तविक के अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, सभी उसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। सम संख्या जो 2 से डिवाइड होती है, विषम संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, भाज्य संख्या है जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए, स्वयं से भी डिवाइड हो और 1 से भी डिवाइड हो, अभाज्य संख्या जो केवल 1 से डिवाइड हो सकती है या फिर स्वयं से डिवाइड हो। एक को हम अभाज्य अभाज्य संख्या नहीं होती, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो जो है स्वयं से डिवाइड है और एक 1 से डिवाइड है, जबकि कंडीशन क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने 2 बोला, तो 2 1 से डिवाइड है और 2 स्वयं से डिवाइड है, दो अलग अलग कंडीशन हुआ ना, एक के केस में दोनों कंडीशन सेम हो जा रहा है, इसीलिए हम एक को अभाज्य संख्या नहीं बोलते हैं, एक को हम भाज्य संख्या भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक का मतलब क्या हुआ, एक से हम सभी को डिवाइड कर देते हैं, बट एक में आप डिवाइड करने जाएंगे तो एक को हमने डिफाइंड ही नहीं किया है भाज्य संख्या के लिए, ठीक है। ये न तो भाज्य न ही अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 एकमात्र समभाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2, 4 और 8 का सबसे छोटा सार्वगुणज होगा। मुझे लग रहा है कि आप में से सभी लोगों को ल, श और म स आता होगा, ठीक है। एलसीएम, लस और एचसीएफ निकालने आता होगा सभी लोगों को, आगे हम करके दिखा देंगे। यहाँ पर एक देखिए टर्मिनोलॉजी है, सबसे छोटा सार्वगुणज। सार्वगुणज का मतलब क्या होता है, आप पहले इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। जैसे हमने 8 को ले लिया, तो 8 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस 8 में ये 8 शामिल है, 4 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, सभी का हुआ ना सार्वगुणज, यानी ये सभी जो है इसके गुणा में शामिल है। यानी अगर 8 को हम लिखते हैं 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 भी शामिल है, 4 भी शामिल हो जाएगा और 8 इन तीनों को मिला के शामिल हो जाएगा, है ना, सभी शामिल इसमें। तो सबसे छोटा सार्वगुणज का मतलब होता है, अभी यहाँ पे हम एक गुणा और 2 से कर दें, यानी 16 लिख दें अगर हम, तो 16 में भी सभी शामिल हैं, तो 16 भी 2, 4 और 8 का सार्वगुणज होगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है सबसे छोटा सार्वगुणज, तो 8 है, 8 से बड़ी तमाम सार्वगुणज होंगी, 8 है, 16 है, 32 है, 64 तमाम है, जिसमें 2, 4 और 8 शामिल होंगे, यानी ये उसमें गुणज के रूप में शामिल होंगे। तो सबसे छोटा सार्वगुणज का मतलब होता है कि सबसे छोटी ऐसी संख्या जिनको हम इन तीनों संख्याएं से भाग दे सके पूरा पूरा, उसी को कहा जाता है एलसीएम, ल स प, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक, माफी चाहूँगा, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। और म स होता है कि महत्तम समापवर्तक। क्लियर है सभी को। यहीं पर हम अपवर्त्य और अपवर्तक को समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले अपवर्त्य है, क्योंकि भैया हिंदी में एक क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्टली पूछ देगा, फिर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, आप क्वेश्चन फिर गलत कर देते हैं। अपवर्त्य का मतलब होता है, जैसे हमने कहा कि 2 के अपवर्त्य लिखिए, तो 2 में आप 1 से गुणा करिए, या फिर 2 में आप 2 से गुणा करिए, 2 में आप 3 से गुणा करिए, 2 में 4 से गुणा करिए, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। तो 2 आ गया यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया और ऐसे आ गए। तो ये जो संख्याएं हैं ना 2, 4, 6, 8, ये सभी संख्याएं 2 के लिए अपवर्त्य संख्याएं, 2 की अपवर्त्य हैं। 2, 4, 6, 8, फिर 2 5 10, 2 6 12, ऐसे 2 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। क्लियर सभी को। अपवर्त्य अपवर्तक देख लीजिए। अपवर्तक मतलब होता है, जैसे हमने 4 को लिख दिया 2 गुणे 2, तो 2 और 2 क्या है, 4 के अपवर्तक हो गए, ठीक है। तो ये अपवर्त्य और अपवर्तक का कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर होना चाहिए। सबसे छोटा सार्वगुणज यानी ल स हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2, 4 और 8 का सबसे छोटा सार्वगुणज पूछा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
सी वाला करेक्ट है। फिर देखो आप यहाँ पे 2, 4 और 8 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड मतलब म स निकालना है। म स प महत्तम समापवर्तक, यानी ऐसा गुणनखंड सबसे बड़ा होना चाहिए और सभी में शामिल होना चाहिए। जैसे अगर आप ध्यान से देखें, हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 2। 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 2। 8 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये कॉमन है सभी में, तो आप सीधे सीधे बोल देंगे सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है, यानी म स, मतलब यहाँ पे आंसर फर्स्ट ए हो गया। अब देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ले लिया, 1 गुणे 2 गुणे 2। फिर हमने यहाँ पे लिख लिया 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। एक मैं और लिख लेता हूँ, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब मैं यहाँ से बोलूँ आपसे कि आप मुझे सार्वगुणनखंड बताइए, तो ये भी सार्वगुणनखंड है, ये भी सार्वगुणनखंड है, इनको मिला दीजिए आप, ये भी सार्वगुणनखंड है, ये भी सार्वगुणनखंड बन गया। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए म स, तो म स का मतलब होता है कि ये तो सार्वगुणनखंड है, लेकिन ये म स नहीं होगा। म स मतलब होता है जहाँ तक अधिकतम हम ले सकते हैं सार्वगुणनखंड, यानी जो सब में उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये सब में उभयनिष्ठ गुणनखंड है और अधिकतम तक ले सकते हैं, यानी 4, मतलब 2 भी सभी में शामिल है। देखो 2, अगर आप इसको संख्या लिख देते, ये 4 है, ये 8 है और ये 16 हो गया, तो 2 भी जो है सार्वगुणनखंड है 4, 8, 16 का। लेकिन 4 जो है सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड होगा 4, 8 और 16 का, इसलिए 4 को हम म से बोलेंगे, 2 को नहीं बोलेंगे। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फर्स्ट। आपको थोड़ा भी डाउट लगे ना, आप फिर से एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना, जहाँ से आपको डाउट लगे थोड़ा बहुत। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, किसी भी चीज़ को आप हल्के में मत लीजिए, बल्कि यहाँ पर हम क्वेश्चन कम बताएंगे, लेकिन आपको जितना भी बताएंगे अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे और देख लीजिए, एक आदमी एक दिन में 20 पेड़ लगाता है, तो 5 आदमी 5 दिन में कितने पेड़ लगाएगा। पेड़ लगाने का मतलब हो गया कार्य करना। ध्यान से समझिए आप, एक आदमी है एक दिन में 20 पेड़ लगाता है, 5 आदमी हैं 5 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, बताइए सभी लोग, कैसे करेंगे इसको हम। ठीक है, जितने आदमी हो पहले वाले कंडीशन में, जैसे पहले वाले कंडीशन में एक आदमी है एक दिन में, इनको आप आपस में गुणा कर लीजिए। जो कार्य किया जा रहा है उसको हमेशा आप नीचे लिखना, 20 पेड़ लगाता है। फिर 5 आदमी 5 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, तो कार्य हो गया कितना पेड़ लगाएगा, इसको भी आप नीचे लिख लेना, इनको दोनों बराबर कर दीजिए। फिर यहाँ पर इसको तिर्यक ऐसे गुणा कर दीजिए। ये आपको बताना है 5 आदमी, इसको आप एक्स मान लीजिए, तो ये एक्स गुणे 1 गुणे 1 करेंगे तो एक्स हो जाएगा। यहाँ पे 50 25 और 25 दूनी 50, मतलब 500। यानी एक आदमी एक दिन में 20 पेड़ लगाता है, तो 5 आदमी 5 दिन में 500 पेड़ लगाएंगे। बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक है, आप ध्यान से देख लीजिए, MDH, इसको यहाँ पर 1 1 कर लो आप अपान W1। MDH मसाला, उससे आप याद रखिएगा ट्रिक से, M2D2H2 अपान W2। अब इसमें ध्यान से इसको आप समझ लीजिए बस एक बार। यम क्या है, आदमियों की संख्या, ये दिनों की संख्या हो गया, ये क्या है, घंटों की संख्या। कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ देगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक आदमी एक पूरा दिन 24 घंटे काम ही करता रहे, हो सकता है 10 ही घंटे काम करे, हो सकता है 4 घंटे काम करे। ठीक है, दूसरे कंडीशन में हो सकता है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करता हो, तो उस कंडीशन में आपको घंटे भी गुणा करना पड़ेगा ऐसे ऊपर। फिर ये देखिए दूसरे कंडीशन में, सॉरी, फिर ये पहले कंडीशन में किया गया कार्य, वो कार्य हो सकता है पेड़ लगा रहा हो, पानी भर रहा हो, दौड़ रहा हो, किसी न किसी रूप में कार्य कर रहा होगा। कार्य को हमेशा हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर। फिर दूसरी कंडीशन में आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या और प्रति घंटे, प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करता है, घंटों की संख्या और बटे दूसरे कंडीशन में कितना कार्य कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ज़रूरी नहीं कि आपको हर प्रश्न में ये सभी चीज़ दी हो सकता है किसी प्रश्न में
आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटों की संख्या दिया हो, फिर दूसरी कंडीशन में हो सकता है कि घंटों की संख्या दे, दिनों की संख्या दे, आदमियों की संख्या पूछ ले, तो आप ये नीचे इसको छोड़ देना आप। हो सकता है किसी प्रश्न, जैसे आप इसी प्रश्न में देख लीजिए कि यहाँ पर क्या था, आपको यम दिया था, डी दिया था, W1 दिया था, तो आप यह छोड़ देते, यानी क्या फार्मूला बनाएंगे आप यहाँ पर, M1 D1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपान W2, यानी जो आपको दिया हो उसको ले लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए आप। ठीक है, अब इसमें मुझे नहीं लग रहा किसी और तरह का आपको डाउट होना चाहिए, और इस पर जो है इसी तरह के प्रश्न पूछेंगे, इससे ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, या फिर थोड़ा बहुत हो सकता है कि उसमें घंटों की संख्या भी जोड़ दें। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप सभी को ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इन 5 क्वेश्चन के अंतर्गत आपको मैंने और भी जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो बताने का प्रयास किया। मैथ से बिल्कुल मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर मुझे विश्वास है कि अगर आप सभी ने अच्छे से मेहनत कर दी तो आप 30 में 30 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंडेड है, और बाकी मैं आप सभी के साथ हूँ कोशिश करने के लिए। तो इसी तरह से आप जितने भी प्रैक्टिस सेट्स मैं यहाँ पे अवेलेबल करवा रहा हूँ, आप डेली देखते रहिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप जितना हो सके आप फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में आप शेयर कर दिया करिए। वीडियो को सभी लोग लाइक ज़रूर कर देना, और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। शिक्षक भर्ती का जो ग्रुप है उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।